चलो बच्चों, वेलकम। नया चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पुराना चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ है। जो फर्स्ट चैप्टर पेपर सेकंड के अंदर मौजूद था वो हमारा था बच्चों किंगडम एनिमेलिया। उसको हमने यहाँ पर जो 10 फाइलम है और एडवांस टाइप ऑफ एनिमल के अंदर 5 क्लासेस हैं, उसको सब हमने स्टडी की है। अब आपका काम है वहाँ पर अच्छे ढंग से पढ़ना है, तमाम पॉइंट्स को समझना है, उसको याद करना है। बड़ा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसके अंदर से पूछे जाते हैं। नीट एग्ज़ाम के पॉइंट से भी अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो चैप्टर है। पेपर सेकंड जो मेरे ज़िम्मे आप लोगों की क्लास का दिया हुआ है, सेकंड चैप्टर जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, उस चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है लोअर स्टैंडर्ड के अंदर भी आपने पढ़ा है बच्चों कि ईच एंड एवरी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ मेड बाय सेल। सेल का मतलब होता है खलिया। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह जो पाए जाते हैं, ये तमाम के तमाम जानदार हैं। ये तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और ये तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है एक एक सेल से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसका मतलब है ईच एंड एवरी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर मेड बाय सेल। तो सेल जो है यहाँ पर वही हमें देखना है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। इस चैप्टर के अंदर हमें देखना है एक सेल की बनावट कैसी होती है, उसका शेप कैसा होता है। वैसे तो वो वेरिएबल है, बदलते रहते हैं, कोई फिक्स हम सेल नहीं बता सकते हैं। बॉडी के अंदर अलग अलग जगहों पर साइज़ ऑफ द सेल भी चेंज होती है, शेप ऑफ द सेल वो भी चेंज होते हैं, लेकिन एक नॉर्मल स्ट्रक्चर किस तरीके से हो सकता है इस चैप्टर के अंदर हमें वो देखना रहेगा। तो यहाँ पर है सेल का स्ट्रक्चर के ताल्लुक से एंड ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर सेल जो है बना हुआ होता है। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है, उसी चीज़ को यहाँ पर हमें डिटेल में देखना है बच्चों। सेल के अंदर सबसे बाहर सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर एक बड़ा हिस्सा जो लिक्विड मटेरियल का होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, एंड इन द सेंटर न्यूक्लियस यहाँ पर मौजूद होता है। तो न्यूक्लियस जो सेल के तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सेल ऑर्गेनेल मौजूद होते हैं, और वो सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। वो जो सेल ऑर्गेनेल आपने पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाएगा, क्लोरोप्लास्ट है प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल होगा, राइबोसोम है प्रोटीन सिंथेसिस का अमल होगा, लाइसोसोम है जो डाइजेशन का काम करते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे जो हैं यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल, बारीक इंतहाई छोटे छोटे यहाँ पर जो ऑर्गन्स होते हैं, इतने छोटे हैं कि उनको जो है सेल ऑर्गेनेल कहा जाएगा। ये कंडीशन पाई जाती है। ये तमाम के तमाम चीज़ें यहाँ पर सेल के अंदर जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इन तमाम चीज़ों से मिलकर एक सेल वजूद में आता है और उन्हीं को कहा जाता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल जो इन तमाम चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ये कंडीशन, ये सिचुएशन हमारे सामने आती है। तो यहाँ पर ये हो जाता है, ये हमारे जो हेडलाइन है उसका मतलब यहाँ पर होता है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। जब हम अब यहाँ पर चैप्टर की शुरुआत करते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है और एक आधी लाइन आपको लिखना है, डिफाइन सेल या व्हाट इज सेल। तो यहाँ पर रहेगा खलिया क्या है। सेल दैट इज़ कॉल्ड एज यूनिट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की इकाई है। ज़िंदगी की शुरुआत, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत एक सेल के ज़रिए होती है, इसीलिए सेल को कहा जाता है यूनिट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की इकाई। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत एक सेल से होती है। एक बहुत बड़ा एनिमल है, डायनासोर है, एलिफेंट है, लेकिन उसकी भी शुरुआत एक सेल से होती है, जाइगोट से उसकी शुरुआत होती है। इसीलिए पूरे बॉडी को बनाने वाला एक सेल होता है, इसीलिए उसको जो है यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाएगा। अगर थोड़ा सा डिटेल में हम देखें तो डेफिनेशन थोड़ी सी एलेबोरेट हो जाती है और तमाम चीज़ें वाज़े हो जाती हैं, क्लियर हो जाती है कि सेल क्या है और उसका फंक्शन भी क्या है, वो भी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। और यहाँ पर बताया गया है सेल दैट इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की इकाई तो है, यहाँ पर बॉडी को बनाने वाला भी है और उससे काम लेना भी जो है ये सेल के ज़िम्मे होता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारा बॉडी है, यहाँ पर ब्रेन है, सेल का मजमुआ है, सेल ने यहाँ पर इकट्ठा होकर ब्रेन बना दिया है। एक पर्टिकुलर शेप में हमारा ब्रेन यहाँ
पर जो है मौजूद है। अब उससे काम भी लेना है, ये काम लेने का जो काम है वो भी सेल के ज़िम्मे यहाँ पर होता है। इसीलिए सेल को कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्टमक है हमारे बॉडी का एक पार्ट है, तमाम सेल मिलकर एक पर्टिकुलर शेप में स्टमक को बना दिए हैं। स्टमक का स्ट्रक्चर यहाँ पर मेंटेन हो गया है। अब उसी का काम है कि वहाँ पर जो है ग़िज़ा को डाइजेस्ट करना है, ये काम उसी का होता है। तो सेल बॉडी या बॉडी ऑर्गन को बनाता भी है और वो ऑर्गन से पर्टिकुलर फंक्शन भी परफॉर्म किए जाएंगे। तो इसीलिए सेल यूनिट ऑफ लाइफ के साथ साथ सेल दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बॉडी की साख्त को मेंटेन करेगा, बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा और उससे फंक्शन भी लिए जाएंगे, उससे काम भी लिए जाएंगे। तो इस तरीके से सेल यूनिट ऑफ लाइफ के साथ साथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी इसको जो है यहाँ पर कहा जाता है। अब सेल यहाँ पर जो होते हैं इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं कि वी कैन नॉट ऑब्जर्व विथ आवर नेकेड आइज़। इतने छोटे होते हैं, अगर एक सेल की हम स्टडी करना चाहें, हमारी आँख की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको जो है यहाँ पर फोकस कर सकें, देख सकें। कोई चीज़ दिखाई देगी लेकिन सेल को देखने के लिए नेकेड आइज़, हमारी ओपन आँखें जो होती हैं वो उसके काबिल यहाँ पर नहीं होती हैं। तो सेल देयर ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सेल का जो ऑब्जर्वेशन अगर उसका मुशाहिदा हमें करना है तो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, खुर्दबीन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमारे लेबोरेटरी के अंदर सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, लेकिन जब 12th के बाद हायर स्टडी के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पर एक नई माइक्रोस्कोप का सामना होता है और उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर ये 3 किस्म के माइक्रोस्कोप, तो बहुत सारे टाइप के हैं, ये 3 टाइप के माइक्रोस्कोप जो बताए जा रही हैं उनकी कैपेसिटी क्या है, कितने टाइम्स ये मैग्नीफाई करते हैं किसी भी चीज़ को, सेल को कितना बड़ा करके बताएंगे, तो वहाँ पर उसकी कैपेसिटी भी है। याद रखना है बच्चों, जो लार्जर सेल होते हैं, जो यहाँ पर थोड़े बड़े सेल होते हैं, दैट कैन बी ऑब्जर्व विथ आवर सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसको डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप भी कहेंगे। कोई भी सेल अगर थोड़ी बड़ी साइज़ का है तो उसको बहुत ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा भी बड़ा कर दिया जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। और उसके लिए सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है, जो सेल को 50 टाइम से लेकर 1000 टाइम तक जो है यहाँ पर एलेबोरेट करके जो है यहाँ पर बता सकते हैं, यानी 50 गुना बड़ा करके बता देते हैं तो हमारा काम यहाँ पर जो हो जाता है। इसी तरीके से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल बहुत ज़्यादा बारीक हैं, छोटे हैं, तो उसके लिए सिंपल माइक्रोस्कोप के बदले कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर थोड़ी बड़ी माइक्रोस्कोप होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए तकरीबन 1000 टाइम्स मोर स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर हो सकता है, 1000 गुना या उससे भी ज़्यादा हम यहाँ पर जो है थोड़ा बड़ा करके देख सकते हैं। जो बहुत बारीक बारीक सेल हैं तो उनकी स्टडी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर यह जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, दोनों के अंदर एक चीज़ कॉमन यहाँ पर पाई जाती है। दोनों का जो वर्क होता है, दे वर्क ऑन द बीम ऑफ लाइट, सूरज की जो रोशनी पड़ती है उससे यह अपना ये वर्क करते हैं। बीम ऑफ लाइट के ऊपर ये डिपेंड होते हैं। खिड़की के पास रखकर जहाँ पर रोशनी आ रही है वहाँ पर उसके लेंस को एडजस्ट करने के बाद उसका ऑब्जर्वेशन यहाँ पर जो किया जा सकता है। तो इसी वजह से ये दोनों माइक्रोस्कोप लाइट के ऊपर, सनलाइट के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसीलिए इसको लाइट माइक्रोस्कोप के नाम से पहचाना जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि अपनी जो हायर स्टडी आपकी रहेगी आफ्टर 12th, जो भी फील्ड के अंदर आप जाओ, बाहर पढ़ने के लिए जाओ, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यहाँ पर इस्तेमाल होती है। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तकरीबन कोई भी सेल है तो उसको 5 लाख गुना बड़ा करके यहाँ पर बता सकते हैं। ये 50 गुना, 1000 गुना, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है 5 लाख टाइम्स मोर यहाँ पर जो उसको जो है यहाँ पर मैग्नीफाई कर सकते हैं, उसको बड़ा करके बता सकते हैं। तो यही जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेल के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के सेल ऑर्गेनेल होते हैं, अगर उनकी स्टडी हमें करना है तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, उसकी मदद से स्टडी करते हैं। तो हमें पता चलता है क्लोरोप्लास्ट की बनावट कैसी है, माइटोकॉन्ड्रिया की बनावट कैसी है, इसी तरीके लाइसोसोम कैसे दिखाई देते हैं, राइबोसोम कैसे होते हैं, ये तमाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे हैं, गोल्गी बॉडी कैसे हैं, ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर जो हमारी नज़रों के सामने आते हैं, ये दोनों माइक्रोस्कोप के ज़रिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। उसकी स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है और वो तमाम स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यहाँ पर कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये 5
5 लाख टाइम्स मैग्नीफिकेशन इसके अंदर जो है यहाँ पर पाया जाता है। तो ये जो है यहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर सेल के ताल्लुक से यहाँ पर जो हो गया है। अब आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं और उसके अंदर हमें देखना है व्हाट इज़ द शेप ऑफ द सेल। किसी भी सेल बॉडी के अंदर सेल का जो है शेप कैसा होता है। अब यहाँ पर पहला पॉइंट क्या बदिया है आपको, कोई स्पेशल शेप, देयर इज़ नो स्पेशल शेप ऑफ द सेल। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर बॉडी का कोई एक फिक्स शेप नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पर ऑर्गन के लिहाज से, जगह के लिहाज से उनका शेप मुसलसल बदलते रहेगा। बहरहाल जो शेप यहाँ पर जो है अवेलेबल है, जिसका आम तौर पर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, आम तौर पर सेल जो होता है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का मतलब होता है गोल शक्ल होता है, राउंडेड शेप में सेल आम तौर पर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ सेल ऐसे होते हैं जो रेक्टेंगुलर होते हैं, यानी मुस्ततिल नुमा होते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में यहाँ पर पाए जाते हैं। कुछ सेल ऐसे रहेंगे जो फ्लैटन्ड हैं, ऊपर और नीचे से दबे हुए रहेंगे, चपटे होते हैं, उनको फ्लैटन्ड सेल कहा जाएगा। कुछ सेल ऐसे रहेंगे जो पॉलीगोनल शेप में रहेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर इस तरीके से अलग अलग शेप में यहाँ पर रहेंगे। 5 एंगल हो सकते हैं, 6 एंगल हो सकते हैं, अलग अलग शेप में यहाँ पर सेल पाए जाएंगे। मेनी एंगल्स आर प्रेजेंट, तो उसको कहा जाएगा पॉलीगोनल शेप यहाँ पर कहेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ सेल ट्रायंगुलर शेप में रहेंगे, जैसे मुसल्लस होता है वैसे यहाँ पर पाए जाएंगे। 3 एंगल वहाँ पर मौजूद रहेंगे, ट्राई एंगल वहाँ पर मौजूद रहेंगे, तो उसको ट्रायंगुलर कहा जाएगा। और कुछ जो है यहाँ पर कोनिकल, बिल्कुल लंबे इलोंगेटेड कोन शेप यहाँ पर पाया जाएगा। और ह्यूमन के अंदर अक्सरियत से जगहों पर जो है यहाँ पर कॉलमनार सेल भी पाए जाते हैं। कॉलमनार सेल जो होते हैं इलोंगेटेड सेल होते हैं, कॉलम लाइक सेल यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। इस तरीके से ये सेल जो है इलोंगेटेड हैं, ऊपर का हिस्सा जो है यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉड होता है और निचला हिस्सा जो है बारीक होता है। तो ऐसे जो सेल यहाँ पर मौजूद होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कॉलम लाइक सेल, या इनको जो है कॉलमनार सेल के नाम से इनको जो है यहाँ पर पहचाना जाता है। ये कंडीशन इनके अंदर जो है यहाँ पर पाई जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द सेल। सेल की जो साइज़ होती है वो भी वेरिएबल होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइज़ के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से सेल भी यहाँ पर जो है छोटे बड़े होते हैं, तो वेरिएबल साइज़ यहाँ पर पाई जाती है। अब यहाँ पर 3 कैटेगरी सेल की जो है यहाँ पर बताई गई है। स्मॉलेस्ट सेल, दुनिया में जब मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऑब्जर्वेशन किया गया तो स्मॉलेस्ट सेल जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम है माइकोप्लाज्मा। ये बारीक बारीक चीज़ें आपको याद रखना है बच्चों। स्मॉलेस्ट सेल इज़ फाउंड इन, MCQs के अंदर आ सकता है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो है माइकोप्लाज्मा, जिसके अंदर 0.3 माइक्रोमीटर, यहाँ पर ये जो अलामत है माइक्रोमीटर कहा जाएगा, माइक्रोमीटर 0.3 माइक्रोमीटर, इतना सिर्फ यहाँ पर जो सेल इतनी छोटी साइज़ का होता है माइकोप्लाज्मा के अंदर। फिर बैक्टीरिया को अगर हम देखना चाहें, बैक्टीरिया भी जो है यहाँ पर छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनका भी शुमार यहाँ पर होता है। अगर बैक्टीरियल सेल को अगर हम देखना चाहें तो वो जो है 3 to 5 माइक्रोमीटर, यानी उसकी बनिस्बत तकरीबन 10 गुना 15 गुना जो है यहाँ पर बड़े सेल होते हैं, उसको जो है 3 to 5 माइक्रोमीटर, इतने इलोंगेटेड यहाँ पर, इतने लार्जर साइज़ में ये सेल जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। और लार्जेस्ट सेल पूरी दुनिया में अगर यहाँ पर सेल को देखा जाए, जो लार्जेस्ट सेल होते हैं, सबसे बड़ा सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच के अंदर पाया जाता है। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग के अंदर वो मौजूद होता है और तकरीबन 15 सेंटीमीटर बड़ा सेल होता है। हमारी जो छोटी फुटोल होती है 15 सेंटीमीटर की होती है, इतना बड़ा उसका जो है यहाँ पर एक सेल जो है यहाँ पर पाया जाता है। तो माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है जो 0.3 माइक्रोमीटर उसकी साइज़ होती है। बैक्टीरियल सेल यहाँ पर जो होते हैं 3 to 5 मिली माइक्रोन है। और लार्जेस्ट सेल जो होते हैं वो ऑस्ट्रिच के अंदर पाए जाते हैं, शुतुरमुर्ग के अंदर पाए जाते हैं, विच आर नियरली 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये तो सेल के ताल्लुक से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ है, जो अलग अलग माइक्रोस्कोप के ज़रिए उसकी कैपेसिटी के हिसाब से हम यहाँ पर उसकी स्टडी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर शेप ऑफ द सेल, वेरिएबल शेप यहाँ पर मौजूद होता है। आम तौर पर कौन कौन से शेप होते हैं वो हमने यहाँ पर देखा है। फिर उसके बाद जो यहाँ पर साइज़ ऑफ द
सेल साइज़ भी जो है यहाँ पर वेरिएबल होती है, बदलते रहती है, फिर भी यहाँ पर स्मॉलेस्ट सेल, बैक्टीरियल सेल और लार्जेस्ट सेल अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, इसके ये जो तमाम चीज़ें आपको जो यहाँ पर बता दी गई हैं। तो ये हमारा नया चैप्टर जो था ये सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से ये उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पर हुआ है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, नए यहाँ पर जो है कॉपी के अंदर नोट करना है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह अगले पीरियड के अंदर हम अगला चैप्टर, अगला पॉइंट जो है यहाँ पर हम देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।